देखिए, अगर इंजीनियरिंग में कोई मशीन टूट जाती है ना, तो हम एक ब्लूप्रिंट या किसी एक्सरे के जरिए उस समस्या को तुरंत पकड़ लेते हैं। फॉल्ट लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ सब कुछ बहुत ब्लैक एंड वाइट होता है। वही तो। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या हो जब हमारी सदियों पुरानी खेती की व्यवस्था और यहाँ तक कि वो जमीन ही बीमार पड़ जाए जिस पर हम खड़े हैं। मतलब मिट्टी का तो कोई एक्सरे नहीं निकलता ना। सही कहा, मिट्टी का कोई एक्सरे नहीं होता। और जब एक पूरा इकोसिस्टम ऐसे धंसने लगता है तो वो पूरा मंजर बहुत धुंधला और आप कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी धुंधलेपन के तह तक जाना ही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो अहमद रजा का लिखा एक बेहद असरदार उपन्यास है, मिट्टी की जीत। हाँ, और कहने को तो ये एक काल्पनिक कहानी है, मतलब एक नॉवल है, लेकिन अगर आप इसकी जड़ों में जाएं तो ये भारतीय कृषि के आज के संकट, किसानों के रोजमर्रा के संघर्ष और जो सबसे बड़ी बात है, आधुनिक कॉरपोरेट मुनाफा बनाम परंपरागत खेती के कठोर यथार्थ को दिखाती है। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा में ये क्लियर कर दूं कि हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये देखना नहीं है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। हम उन वैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को डिकोड करेंगे जो इन घटनाओं को जन्म देते हैं। क्योंकि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है ना, सुलेमान, वो कोई मसीहा या सुपर हीरो नहीं है। हाँ, वो तो बस एक आम किसान है। एग्जैक्टली वो एक साधारण किसान है। और ये उपन्यास इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में हमने अनजाने में अपनी मिट्टी को रसायनों का आदी बना दिया, और फिर कैसे एक अकेला आम इंसान इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने का फैसला करता है। तो चलिए सीधे इसकी तह तक जाते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए हमें उस शुरुआती बिंदु पर चलना होगा जहां से इस बगावत की चिंगारी भड़कती है। सुलेमान का गांव है सोनपुर। हाँ, सोनपुर। और सुलेमान देखता है कि पिछले कई सालों से लगातार बिना सोचे समझे जो केमिकल खाद और पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, उसकी वजह से उसके खेत की मिट्टी तांबे की तरह सख्त हो चुकी है। तांबे की तरह सख्त? बिल्कुल। अब वो मिट्टी मिट्टी नहीं रही, वो एक मरी हुई जमीन बन चुकी है। यही बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आती। मतलब रासायनिक खाद या केमिकल फर्टिलाइजर आखिर मिट्टी के साथ ऐसा करते क्या है कि वो तांबे जैसी सख्त हो जाती है? हमने तो बचपन से यही सुना है कि खाद डालने से फसल अच्छी होती है, पैदावार बढ़ती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, खास तौर पे सिंथेटिक नाइट्रोजन, ये पौधों को तुरंत न्यूट्रिशन जरूर दे देते हैं। एक क्विक बूस्ट मिल जाता है। एकदम वही एनालॉजी है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है? ये मिट्टी के अंदर मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें तेजी से नष्ट करने लगते हैं। ओह, तो मतलब मिट्टी का असली पोषण खत्म होने लगता है। हाँ, और मिट्टी को बांध कर रखने का काम यही कार्बन और मिट्टी के अंदर के सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स करते हैं। अब जब वो माइक्रोब्स ही मर जाएंगे और कार्बन खत्म हो जाएगा तो मिट्टी की जो बुनियादी संरचना है वो ढह जाती है। मतलब वो अंदर से खोखली हो जाती है। बिल्कुल, वो स्पंज की तरह पानी सोखने के बजाय ईंट की तरह सख्त हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी कारखाने में एक मशीन को उसकी कैपेसिटी से 2 गुना चलाने के लिए लगातार ओवरहीट किया जा रहा हो, और आखिर में क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। सही बात है। और इंजन सीज होने का असर भी तुरंत दिखता है। कहानी में हम देखते हैं कि सुलेमान का अपना छोटा भाई जवेद इस बंजर जमीन से हार मान लेता है। हाँ, वो मजदूरी करने शहर चला जाता है ना? ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है आज के माइग्रेशन का। बिल्कुल। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सुलेमान शहर नहीं जाता। वो एक अलग रास्ता चुनता है। वो लाला धनीराम से केमिकल खाद लेना पूरी तरह से बंद कर देता है। ये एक आम किसान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। बिना खाद के खेती करने का सोचना ही अपने आप में एक बगावत है। रिस्क तो है, पर सुलेमान यहाँ सिर्फ खाद नहीं बदल रहा है, वो एक पूरी मानसिकता बदल रहा है। वो अपना एक पुराना रजिस्टर निकालता है और उसमें मिट्टी का तापमान, उसकी नमी और उसका बदलता रंग नोट करना शुरू कर देता है। वाह, मतलब उसने खुद को एक साइंटिस्ट बना लिया अपने खेत के लिए। हाँ, और वो वापस देसी तरीकों पर लौटता है। गाय का गोबर, नीम, केंचुए। वो दीर्घकालिक स्थिरता, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, उसके लिए अपने आज के मुनाफे की बलि देने को तैयार हो जाता है। पर एक बात मुझे यहाँ थोड़ी अजीब लग रही है। अगर उसने अचानक एक दिन सारे केमिकल्स बंद कर दिए, तो क्या जमीन रातों रात ठीक हो गई? मतलब साइंस के हिसाब से तो बर्बाद मिट्टी को रिकवर होने में सालों लगने चाहिए। यही इस उपन्यास की सबसे रियल, सबसे यथार्थवादी बात है। वहां कोई जादू नहीं होता।
जब सुलेमान पहली बार बिना केमिकल के खेती करता है तो उसकी फसल पर भयानक तरीके से कीड़े हमला कर देते हैं। ओह नो, फिर तो उसकी फसल बर्बाद हो गई होगी। हाँ, आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाती है। आप समझिए कि इंसानी शरीर की तरह ही वो जमीन भी एक गंभीर विड्रॉल सिंड्रोम से गुजर रही थी। विड्रॉल सिंड्रोम जैसे ड्रग्स छोड़ने पर होता है? एकदम सही पकड़ा आपने। मिट्टी की अपनी जो नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, उसकी इम्यूनिटी, वो सालों के केमिकल यूज से जीरो हो चुकी थी। ये एनालॉजी वाकई बहुत सटीक बैठती है। जैसे किसी बीमार इंसान को सालों से हेवी स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हों और अचानक आप उस स्टेरॉइड्स बंद करके उसे नेचुरली ठीक करने की कोशिश करें। शुरू में तो शरीर बुरी तरह क्रैश करेगा ही। हाँ, क्रैश करेगा, लेकिन असली और परमानेंट इलाज उस क्रैश के बाद ही शुरू होता है। और देखिए, इस संघर्ष में सुलेमान अकेला नहीं है। उसके परिवार की भूमिका भी उतनी ही गहरी है, खास तौर पर उसकी पत्नी रजिया की आखिरी निशानी एक सोने की चेन बेच देती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या पता है? वो उस पैसे से सिर्फ राशन नहीं लाती, वो क्या लाती है? देसी बीज। अरे वाह, वो चाहती तो आसान रास्ता चुन सकती थी, पर उसने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। और इतना ही नहीं, वो गांव की दूसरी महिलाओं को जोड़कर एक किचन गार्डन बनाती है और एक सखी समूह, यानी एक बीज बचात बैंक खड़ा कर देती है। ये स्टेप बहुत कुछ दर्शाता है। अक्सर जब हम फार्मिंग क्राइसिस की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ खेत और किसान यानी आदमी पर होता है, लेकिन घरों के भीतर महिलाएं कैसे खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को संभालती हैं, राजिया उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल, जब कैश क्रॉप्स फेल हो जाती हैं तब यही छोटे किचन गार्डन और संगठित किए गए देसी बीज ही एक परिवार का पेट भरते हैं। रजिया का ये कदम तो जैसे गांव में एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने जैसा था। सही कहा, एक समानांतर अर्थव्यवस्था। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ ये बोल देना काफी नहीं होता कि ये हमारे पूर्वजों का तरीका है इसलिए सही है। वही तो, मॉडर्न साइंस हर चीज का प्रूफ मांगती है। हाँ, परंपराओं को साइंस की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। और यहीं से कहानी में एक नया एनालिटिकल मोड़ आता है जब एग्रीकल्चर कॉलेज की एक रिसर्चर सलमा गांव आती है। सलमा का आना बहुत जरूरी था। वो ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच के उस गैप को भरती है जिसे अक्सर एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। बिल्कुल, वो अपने आधुनिक सेंसर्स और टेस्टिंग डिवाइसेस के साथ खेत पर आती है और सुलेमान के उस, जिसे लोग मजाक में गोबर का विज्ञान कहते थे, उस विज्ञान को सॉलिड डेटा के जरिए प्रूव करती है। मुझे ये जानना है कि आखिर सलमा के उस डेटा में ऐसा क्या खुलासा हुआ जो गांव वालों को खुली आंखों से नहीं दिख रहा था। वो अपने डेटा से दिखाती है कि कैसे सुलेमान के ऑर्गेनिक तरीके से मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वो लोगों को मल्चिंग का कॉन्सेप्ट समझाती है। मल्चिंग मतलब फसल की बचे हुए हिस्सों से मिट्टी को ढक देना। एग्जैक्टली। जब मिट्टी ढक दी जाती है तो उसकी नमी भाप बनकर नहीं उड़ती, वहां एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है और केचुए वापस आने लगते हैं। और इससे पौधों की जड़ों पर क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ा असर वही होता है। केमिकल खादों ने दूसरे किसानों के पौधों की जड़ों को उथला यानी शैलो कर दिया था, लेकिन सुलेमान के पौधों की जड़ें पानी की तलाश में मिट्टी के बहुत गहराई तक जा रही थीं। और यही गहरी जड़ें तब उसकी सबसे बड़ी ढाल बनती हैं जब कहानी में आगे कुदरत अपना सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। इस उपन्यास में एक भयानक तूफान, एक साइक्लोन का जिक्र है। ये कुदरत का एक आखिरी टेस्ट जैसा लगता है। हाँ, और इसके पीछे का जो फिजिक्स और बायोलॉजी है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, जिन किसानों ने खेत में यूरिया डालकर फसल उगाई थी, उनके पौधे बहुत तेजी से बड़े हो गए थे। क्योंकि यूरिया तो नाइट्रोजन का धमाका करता है पौधों में, है ना? बिल्कुल, तना बहुत तेजी से लंबा हो जाता है, पर दिक्कत यह है कि वो अंदर से स्पंज की तरह खोखला और कमजोर रह जाता है। तो जब वो तूफान आया तो वो सारे लंबे पौधे ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिछ गए। अरे बाप रे, मतलब उनकी पूरी फसल एक ही रात में चौपट हो गई। हाँ, लेकिन जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं? सुलेमान की फसल, जो शायद दूसरों के मुकाबले थोड़ी छोटी थी, वो तूफान के बाद भी शान से खड़ी थी। वाह, सलमा ने इसी चीज को तो अपनी रिपोर्ट में रेजिलियंस कहा था। बिल्कुल, रेजिलियंस। असली कामयाबी इस बात में थोड़ी है कि फसल कितनी ऊंची दिखती है। कामयाबी इसमें है कि वो आफत आने पर बुरी स्थितियों में कितनी मजबूती से टिकी रह सकती है। सही बात है, पर देखिए, कुदरत से तो उन्होंने लड़ाई जीत ली, लेकिन इस जीत के तुरंत बाद सुलेमान के सामने एक ऐसी चुनौती आती है जो शायद किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। कॉर्पोरेट दुनिया का लालच और उनका मखमली जाल। हाँ, यहां से कहानी बिल्कुल नया रूप ले लेती है। फसल रक्षक इंटरनेशनल नाम की एक बड़ी कंपनी का बड़ा अधिकारी विक्रम खन्ना गांव में आता है।
और वो सुलेमान को एक ऐसी डील ऑफर करता है जो इस पूरे सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। वो ऑफर सच में किसी को भी हिला देगा। विक्रम खन्ना कहता है कि वो सुलेमान को उसकी फसल के दुगने दुगने दाम देगा। पर शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि सुलेमान को छुपकर उनकी कंपनी के केमिकल अपने खेत में डालने होंगे और कंपनी उस फसल को अपने बड़े शोरूम्स में 100% प्योर ऑर्गेनिक का प्रीमियम टैग लगाकर बेचेगी। ये तो ग्रीन वॉशिंग की हदें पार करना हो गया। बिल्कुल। इससे साफ हो जाता है कि इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ऑर्गेनिक होना कोई जीवन शैली या पर्यावरण को बचाने का मिशन नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ एक महंगा मार्केटिंग टैग है, मुनाफा कमाने का जवाब क्या था? आप मिट्टी खरीद सकते हैं पर मेरा ईमान नहीं। क्या सॉलिड डायलॉग है। हाँ, पर इस ईमानदारी की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। जैसे ही वो इनकार करता है, ये कॉर्पोरेट सिस्टम अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है, कानूनी दांवपेच। ये हिस्सा आते मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। विक्रम खन्ना बदला लेने के लिए सुलेमान पर केस ठोक देता है और आरोप क्या था कि सुलेमान के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं है। फूड इंस्पेक्टर आकर उसके पूरे खेत को सील कर देते हैं। आप इस ट्रेजेडी को समझिए। एक किसान जो नेचुरल तरीके से ही खेती करता आया है, उसे अपने ही खेत में उगे शुद्ध अनाज को शुद्ध साबित करने के लिए सरकारी बाबुओं से महंगे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। ये इतनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ केमिकल डालने वालों को कोई नहीं रोकता, पर जो सही काम कर रहा है उसे कागज दिखाने पड़ रहे हैं। यही तो पॉलिसीज का खेल है। ये लीगल लूप होल्स जानबूझकर बनाए जाते हैं। सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस इतना महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है कि छोटा किसान उसमें उलझ कर रह जाए और बाजार से बाहर हो जाए। लेकिन कॉर्पोरेट शायद ये भूल गया था कि अब सुलेमान अकेला नहीं है। यहाँ पर उसके बेटे फैजल की एंट्री होती है और ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फैजल इंटरनेट की ताकत जानता है। बिल्कुल। फैजल इंटरनेट पर एक ऑनलाइन कैंपेन चलाता है, मिट्टी की महक, और वो इन सारे मंडी के बिचौलियों को, इन मिडिलमैन को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। हाँ, वो सीधे उन लोगों तक अपना अनाज पहुंचाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे डॉक्टर्स और कैंसर सर्वाइवर्स। उन लोगों ने बिना किसी ऑफिशियल थप्पे के सिर्फ सुलेमान की ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा किया। ये सप्लाई चेन को डेमोक्रेटिक बनाने जैसा था। सही कहा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि खेत तो अभी भी सील था और कोर्ट में वो सर्टिफिकेशन वाला केस चल रहा था। और वो कोर्ट रूम का जो सीन नॉवल में है, ओहो, वो पूरी चर्चा का एक टर्निंग पॉइंट है। वो सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जब कॉर्पोरेट लॉयर जज के सामने पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि बिना लैबोरेटरी टेस्ट और सर्टिफिकेट के सुलेमान का अनाज जहरीला भी हो सकता है। ये लॉयर का तर्क दरअसल इस पूरे सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री का फाउंडेशन है। वो दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा कागज ही प्योरिटी की गारंटी है। लेकिन सुलेमान इस बात को ऐसी जगह चोट करता है कि पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है। हाँ, वो जज के सामने अपने खेत की मिट्टी और अनाज रख देता है और उस सूट बूट वाले लॉयर को खुली चुनौती देता है कि अगर लैबोरेटरी से पास हुआ केमिकल वाला अनाज इतना ही सेफ है तो तुम उसे कच्चा खाकर दिखाओ। और लॉयर तो घबराकर पीछे हट जाता है। वही तो, फिर सुलेमान अपना उगाया हुआ अनाज खुद अपने मुंह में डालकर चबाने लगता है। ये कोई छोटा सीन नहीं था। कानून की भाषा में कहें तो सुलेमान ने बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत देने की जिम्मेदारी ही पलट दी थी। उसने साबित कर दिया कि प्योरिटी का असली सबूत एक किसान का अपनी फसल पर भरोसा होता है, कोई स्टैंप लगा हुआ कागज नहीं। और आखिर में कोर्ट को भी मानना पड़ता है। सुलेमान के हक में फैसला आता है और उसके खेत को राज्य का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म घोषित किया जाता है। आमतौर पर लगता है कि बस यहाँ लड़ाई जीत ली गई, हैप्पी एंडिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। जब कॉर्पोरेट जमीन, पानी और कानून पर मुकदमा हार जाता है तो वो सिस्टम के सबसे बुनियादी हिस्से पर सीधा हमला करते हैं। और वो हिस्सा क्या था? बीज। यही इस उपन्यास का सबसे डार्क और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी आती है, ग्लोबल ग्रो। वो सरकार के साथ मिलकर एक नया कानून पास करवाती है, अनिवार्य बीज प्रमाणीकरण, यानी मैंडेटरी सीड सर्टिफिकेशन। इस कानून का सीधा सा मतलब ये था कि अब किसानों का अपने ही पुरखों के देशी बीज बोना गैर कानूनी हो गया। मतलब जो बीज हजारों सालों से ह्यूमैनिटी की कॉमन प्रॉपर्टी थे, उन्हें अचानक से इल्लीगल घोषित कर दिया गया। इसे ही एग्रीकल्चर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा के अधिकार का गलत इस्तेमाल कहते हैं। ये कंपनीज लैब में बीज के डीएनए में हल्का सा बदलाव करती हैं, उसे नया नाम देकर पेटेंट करा लेती हैं। और जब ट्रेडिशनल बीज इलीगल हो गए तो पुलिस आकर सुलेमान के सदियों पुरानी बीज जब्त करके ले जाती है,
ये तो सीधा नेचर पर मोनोपोली बनाने का खेल था। बिल्कुल, इसका मकसद यह है कि किसान हर सीजन में सिर्फ कंपनी से ही बीज खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। ये मुनाफा कमाने का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जीवन का व्यापार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गांव की महिलाएं इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी। राजिया और उसका सखी समूह यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड रेवोल्यूशन या भूमिगत क्रांति शुरू कर देते हैं। हाँ, जब सरकार सामने से बीज जब्त कर रही थी, तब ये महिलाएं अपने देसी बीजों को रसोई के मसाले के डिब्बों में, बच्चों के खिलौनों के अंदर और पुराने कपड़ों की तह में छिपा रही थी। ये सीन पढ़कर मुझे लगा जैसे किसी स्पाई मूवी की बात हो रही हो। उन्होंने रातों रात मुट्ठी भर बीजों को एक गांव से दूसरे गांव भेजने के लिए बीज यात्रा शुरू कर दी। किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कोई दंगा नहीं हुआ, बस शांति से अपना अधिकार बचा लिया। इसे कानून के खिलाफ एक बहुत ही साइलेंट सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा कहा जा सकता है। पर यहां भी आखिरी फैसला कुदरत को ही करना था। हाँ, कुदरत का अपना कोर्ट है। और उस साल एक भयानक ओलावृष्टि होती है, हेल स्टॉर्म। और उस हेल स्टॉर्म में साइंस का सबसे बेसिक रूल, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, वो सबके सामने आ जाता है। कंपनी के जो महंगे पेटेंटेड हाइब्रिड बीज थे, वो एक कंट्रोल्ड और परफेक्ट मौसम के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। तो जैसे ही नेचुरल आफत आई, वो सब बर्बाद हो गए। एकदम बर्बाद। जबकि महिलाओं ने जो देसी बीज छुपाकर बोए थे, उनमें हजारों साल के उस लोकल क्लाइमेट को झेलने की जेनेटिक मेमोरी फीड थी। वो बीज उस भयानक ओलावृष्टि में भी बच गई। इस घटना ने सारी मल्टीनेशनल लैब रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया। उसने दिखा दिया कि लैब में बना कोई भी सीड हजारों सालों के नेचुरल एवोल्यूशन का मुकाबला नहीं कर सकता। और इस पूरे बगावत की आवाज इतनी गूंगी कि आखिरकार सरकार को वो काला कानून वापस लेना ही पड़ा। और इस जीत के बाद सुलेमान की यात्रा का क्लाइमैक्स वहां आता है जब उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र बुलाया जाता है। यूएन की स्टेज पर बोलना एक आम किसान के लिए कितनी बड़ी बात है। और वहां खड़े होकर सुलेमान एक ऐसी लाइन बोलता है जो इस पूरे विषय का निचोड़ है। वो कहता है, कंपनियां बीज बना सकती हैं, लेकिन वो उस कोख को नहीं बना सकती जो मिट्टी के भीतर छुपी है। जीवन को पेटेंट नहीं किया जा सकता। जीवन को पेटेंट नहीं किया जा सकता। वाह, इस एक लाइन ने इस पूरी आधुनिक कॉर्पोरेट खेती की नैतिकता पर कितना बड़ा सवाल उठा दिया है। अगर हम सुलेमान के सफर पर पीछे मुड़कर देखें, उस सख्त तांबे जैसी जमीन से लेकर एक ग्लोबल रेवोल्यूशन तक, तो समझ आता है कि उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था, कर्ज से निजात, उसका असली मतलब क्या था। हाँ, वो कर्ज किसी बैंक या साहूकार का पैसे वाला कर्ज नहीं था। वो उस धरती माँ का कर्ज था, उस इकोसिस्टम का कर्ज था जिसे हमने सिर्फ प्रॉफिट के लिए बर्बाद किया था। सुलेमान ने ये बात साबित की कि किसान के लिए असली आज़ादी तभी है जब वो आत्मनिर्भर हो। जिसके पास बीज हैं, वही भविष्य की रोटी तैयार करेगा। और एक आम उपभोक्ता या कंज्यूमर के नाते आज की इस गहराई से चर्चा ने हमें ये एहसास कराया है कि हम बाजार से जो भी खरीदते हैं, उस एक चुनाव का कितना लंबा असर होता है। हम अनजाने में सिर्फ एक दाल या चावल का पैकेट नहीं खरीद रहे, हम उसके पीछे चल रहे उस पूरे खेती के सिस्टम को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम वापस उस ब्लूप्रिंट और एक्सरे वाली बात पर आएं जिससे हमने शुरू किया था, अब ये साफ हो गया है कि हमारी इस मिट्टी रूपी बीमार का इलाज किसी लेबोरेटरी की महंगी दवाई या हाइब्रिड सीड में नहीं है। असली इलाज अपनी जड़ों की ओर लौटने में है और नेचर की साइकिल की इज्जत करने में है, जिसे हमने विकास और पैसे के नाम पर तोड़ दिया है। हाँ, और ये सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं है, ये जीवन को बचाने का मुद्दा है। अचानक इल्लीगल बोला जा सकता है और जीवन बनने की प्रक्रिया पर कॉर्पोरेट कंपनी का पेटेंट हो सकता है। तो कल को क्या होगा? वही तो कल को नेचर के किन दूसरे अधिकारों पर इनका थप्पा लगेगा? जो हवा हम सांस में लेते हैं या आसमान से जो बारिश का पानी गिरता है, क्या कल कोई कंपनी उठकर उस पर भी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होने का दावा कर देगी? आखिर सोचिए, क्या इंसान सच में इस पूरी धरती का मालिक बन बैठा है या हम बस कुछ वक्त के लिए इसके रखवाले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए इस बारे में। आज के लिए बस इतना ही।